Functional dependency. Let R be a relation and x, y are non-empty set of attributes over R and T1, T2 are any tuple of relation R. ठीक है ना। अब यहाँ पर x और y क्या है, x और y आपके नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है ना। तो एक रिलेशन R लेते हैं, मान लीजिए ये आपका एक रिलेशन R है और इस रिलेशन R में मान लीजिए आपके टोटल n एट्रीब्यूट्स हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू an। ठीक है ना। तो x क्या है, x आपका नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। ठीक है ना। तो x में आपका एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, इस रिलेशन R का एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, या फिर मोर देन वन एट्रीब्यूट का भी एक सेट x हो सकता है। ठीक है ना। इस x में आपका इस रिलेशन का एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इस y में आपका एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या फिर मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x में मान लीजिए एक सिंगल एट्रीब्यूट है, मान लीजिए आपका x है। ठीक है ना। तो x क्या है यहाँ पर एट्रीब्यूट A1 और y मान लीजिए आपका एक सेट है इन दो एट्रीब्यूट का। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला है, x और y आर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ओवर रिलेशन R। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन R में ये x जो है ये हो जाएगा एट्रीब्यूट A1 और ये जो y जो है ये हो जाएगा एट्रीब्यूट A3, A4। ठीक है ना। तो x और y आपका एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है या फिर मोर देन वन एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपका टू एट्रीब्यूट है। और T1, T2 क्या है, T1, T2 इस रिलेशन की टपल्स हैं। ठीक है ना। इसमें आपका क्या होगा, कुछ रोज होंगे, इस रिलेशन में कुछ रोज होंगे, तो टपल्स हैं ये T1, T2। तो ये आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, x एरो y, ये आपका एक फंक्शनली डिपेंडेंसी है। तो हम बोल सकते हैं x फंक्शनली डिटरमाइन y, या फिर आप इसको बोल सकते हैं y इज फंक्शनली डिटरमाइंड बाय x। देखिए इसको दो तरीके से आप बोल सकते हैं, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं x फंक्शनली डिटरमाइंस y, x फंक्शनली डिटरमाइंस y, या फिर आप इसको बोल सकते हैं y इज फंक्शनली डिटरमाइंड बाय x। तो ये आपका फंक्शनली डिटरमाइन करेगा अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगी। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमने बाई डायरेक्शनल यूज किया, यहां पर हमने बाई डायरेक्शनल यूज किया। इसका मतलब अगर ये एक फंक्शनली डिपेंडेंसी होगी, अगर ये एक फंक्शनली डिपेंडेंसी होगी तो ऐसा आपका ट्रू होगा। ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी ट्रू होगा। या फिर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप बोल सकते हैं x फंक्शनली डिटरमाइंस y। ठीक है ना। तो ये बोथ साइड है आपका, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ऐसा हो जाएगा। एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y आपका एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। जरा इस कंडीशन को देखिए, यहां पर हमने लिखा हुआ है फॉर ऑल T1, T2। ठीक है ना। यानी इस रिलेशन की सभी टपल्स के लिए हम इस कंडीशन को चेक करने जा रहे हैं। इस कंडीशन को हम इस रिलेशन की सभी टपल्स के लिए चेक करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर लिखा है फॉर ऑल टपल्स T1, T2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R। ठीक है ना। इस रिलेशन R की सभी टपल्स के लिए हम ये कंडीशन चेक करने जा रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम बोल सकते हैं कि आपका x और y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। पर x और y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा तो ये कंडीशन आपके ट्रू होगी। अब देखिए इस कंडीशन में हमने इंप्लीकेशन का यूज किया है। ठीक है ना। तो ये p इंप्लाइज q आपका जो फॉल्स होता है वो केवल एक केस में होता है। ठीक है ना। p इंप्लाइज q केवल इस केस में फॉल्स होता है, अदरवाइज ये रिमेनिंग 3 केसेस में आपका p इंप्लाइज q ट्रू होता है। ठीक है ना। ये p इंप्लाइज q आपका फॉल्स हो जाएगा अगर p की वैल्यू ट्रू होगी और q की वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है ना। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, केवल इस केस को छोड़ करके इन सभी केसेस में ये कंडीशन आपका ट्रू होगी। ठीक है ना। p इंप्लाइज q आपका यहां पर भी ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है। p इंप्लाइज q फॉल्स हो रहा है केवल एक केस में, जब p की वैल्यू ट्रू हो और q की वैल्यू आपका फॉल्स हो। तो यहां पर हमने यहां पर ये वाली कंडीशन को हमने यूज किया है, इस इंप्लीकेशन को यहां पर हमने यूज किया है। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन फेल होगी, ये वाली कंडीशन फेल होगी केवल और केवल इस केस में। ठीक है ना। ये कंडीशन आपका फेल होगा केवल और केवल इस केस में। अब एक एग्जांपल से इसको चेक करते हैं। 1। ठीक है ना। ये आपका केस 1 है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट केस को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं इस p की वैल्यू फॉल्स है और q की वैल्यू फॉल्स है। ये आपका क्या है, ये आपका p कंडीशन है। ठीक है ना। ये आपका p कंडीशन है और ये मान लीजिए आपका
क्यू कंडीशन है, ठीक है ना। ये जो है ये आपका पी कंडीशन है और ये आपका एक क्यू कंडीशन है, और ये कंडीशन हम चेक करेंगे इस रिलेशन आर की सभी टपल्स के लिए। इस रिलेशन आर की सभी टपल्स के लिए हम ये कंडीशन चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपकी टपल T1 है, ये मान लीजिए टपल T1 है, और ये मान लीजिए आपकी टपल T2 है। इस रिलेशन आर की ये टपल T1 है, ये टपल T2 है, ठीक। तो T1 डॉट एक्स क्या होगा इस रिलेशन आर में, T1 डॉट एक्स क्या हो जाएगा, T1 डॉट एक्स हो जाएगा। देखिए इस रिलेशन आर में T1 डॉट एक्स क्या हो जाएगा, T1 डॉट एक्स हो जाएगा आपका x1, T1 डॉट x हो जाएगा आपका x1, और T1 डॉट y आपका हो जाएगा y1, 2 डॉट x आपका हो जाएगा x2, और T2 डॉट y ये आपका हो जाएगा y2। अब जरा इस कंडीशन को चेक कीजिए। कंडीशन P है T1 डॉट x इज इक्वल टू T2 डॉट x, T1 डॉट x इज इक्वल टू T2 डॉट x। तो क्या ये इक्वल है? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं x1, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, कंडीशन P क्या हो गई, कंडीशन P आपकी फॉल्स हो गई, कंडीशन P आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं T1 डॉट x क्या है x1, और ये T2 डॉट x है x2, ठीक है ना। T1 डॉट x है x1 और T2 डॉट x है आपका x2। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये कंडीशन फेल हो गई, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी फेल हो गई। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशन P जो थी वो यहाँ पर आपका फॉल्स हो गई। यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंडीशन P थी वो आपका फॉल्स हो गई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं T1 डॉट x इज इक्वल टू T2 डॉट x, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है ना। P वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। और सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, ये Q वाली कंडीशन को देखिए, T1 डॉट y इज इक्वल टू T2 डॉट y। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो कंडीशन Q भी आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, लेकिन P इंप्लाइज Q क्या होगा, P इंप्लाइज Q आपका ट्रू होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपका ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y इस रिलेशन R में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ठीक है ना। x एरो y इस रिलेशन R में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। तो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका यहां पर होगा। केस 2 देखते हैं, आप ये इसको x1 ले लेते हैं और इसको x2 ले लेते हैं, तो ये कंडीशन P आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। अब कंडीशन Q को देखते हैं। कंडीशन Q क्या है, कंडीशन Q यहाँ पर ट्रू है। तो कंडीशन Q ट्रू है तो मान लीजिए ये आपका y1 ले लेते हैं और उसको भी हम y1 ले देते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 डॉट x और T2 डॉट x ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन P आपका फॉल्स हो गई है। और T1 डॉट y और T2 डॉट y ये आपका इक्वल है, तो कंडीशन Q आपका यहाँ पर ट्रू हो गई है। तो ये केस 2 लग जाएगा। लेकिन इस इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इंप्लीकेशन आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y यहाँ पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ठीक है ना। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में कंडीशन P आपका ट्रू है, कंडीशन P केस 3 में ट्रू है। तो ये मान लीजिए आपका x1 है, और कंडीशन Q आपका फॉल्स है, तो ये मान लीजिए आपका y1 है और ये y2 है, तो कंडीशन Q आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस 3 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y इस रिलेशन R के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंडीशन अब यहां पर फॉल्स हो गई है, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर कंडीशन P तो आपका ट्रू है, लेकिन Q वाली, क्योंकि यहां पर कंडीशन P तो आपका ट्रू है लेकिन कंडीशन Q आपका यहां पर फॉल्स कर जा रहा है, तो ये केस 3 आपका हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलेंगे कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, इसका मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। आप केस 4 देखते हैं। देखिए केस 4 में क्या है, आपका कंडीशन P ट्रू है, तो ये मान लीजिए x1 आप ले लेंगे तो कंडीशन P आपका ट्रू हो जाएगा। और कंडीशन Q भी आपका ट्रू है, तो अगर आप इसको y1 ले लेंगे तो कंडीशन Q भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं केस 4 में आपका ये P इंप्लाइज Q क्या है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y इस रिलेशन R के लिए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर x एरो y इस केस 4 में इस रिलेशन R के लिए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस केस में भी आपका x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इस केस में भी x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इस केस में भी आपका x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। केवल इस केस 3 में आप ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y इस रिलेशन R के लिए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके टोटल 4 केसेस हैं, तो इन 4
केसेस को चेक करने से अच्छा है आप केवल एक केस को चेक कर लें, आप केवल इस केस 3 को चेक कर लें, ठीक है ना। अगर उस रिलेशन में ये केस 3 नहीं आ रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y वहां पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, और अगर उस रिलेशन में ये केस 3 आपको मिल जाता है तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो उस रिलेशन में x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि केस 3 के केस में ये आपका फॉल्स हो जाएगा, केस 3 के केस में ये आपका फॉल्स हो जा रहा है। तो आप इन 4 केस को चेक करने से बेटर है कि आप केवल ये एक केस चेक कर लें। अगर ये केस उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे कि ये x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, और अगर ये आपका केस एब्सेंट है तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि x एरो y वहां पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे ये चेक कर लीजिए कि अगर t1.x इज इक्वल टू t2.x, अगर t1.x इज इक्वल टू t2.x हो और ये वैल्यू इक्वल ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब x वैल्यू आपकी इक्वल हो लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो वो x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा, ठीक है ना। केवल इसके बेसिस पर हम रिजल्ट देंगे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर t1.x आपके इक्वल है, अगर आपके t1.x इक्वल है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग t1.y आपके इक्वल नहीं है तो फिर उस केस में x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। इस थ्योरी के बेसिस पर आप एक कंक्लूजन भी दे सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि एक रिलेशन R आपके पास है और यहां पर आप कोई भी एक की ले रहे हैं, देखिए एनी की, आप कोई भी की ले सकते हैं, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में आपका कुछ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में मान लीजिए आपका कुछ भी हो सकता है, तो उस रिलेशन R के लिए ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन R है, लेफ्ट हैंड साइड में आप किसी एक की को ले रहे हैं। अब देखिए की यहां पर प्राइमरी की भी हो सकती है, कैंडिडेट की भी हो सकती है, सुपर की भी हो सकती है, अल्टरनेट की भी हो सकती है, ठीक है ना। आप कोई भी की ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आप एक की ले रहे हैं, ठीक है ना। वो की कुछ भी हो सकता है, कैंडिडेट की भी हो सकता है, प्राइमरी की भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है, सुपर की भी हो सकता है, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में इस रिलेशन R का कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में इस रिलेशन R का कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में इस रिलेशन का मान लीजिए आपकी कोई की है और राइट हैंड साइड में इस रिलेशन R का कोई भी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट या सिंगल एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। ये उस रिलेशन R के लिए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने क्या लिखा है, हमने यहां पर ये लिखा है कि एनी की। अब देखिए अगर आपने इस रिलेशन की को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है तो की एक प्रॉपर्टी होती है यूनिकनेस, की प्रॉपर्टी होती है यूनिकनेस, ठीक है ना। इसका मतलब डुप्लीकेसी यहां पर नहीं होगी, यहां पर डुप्लीकेसी आपका नहीं होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपने की लिया हुआ है, ठीक है ना। और की आपका यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, ठीक है ना, यूनिकनेस की प्रॉपर्टी की में होती है। तो आप उस केस में बोल सकते हैं कि अब यहां पर केस 3 कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वैल्यूज आपका इक्वल आ जाए, ये वैल्यूज इक्वल आ जाए, ऐसा इस की के केस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि की आपका क्योंकि की जो है वो आपका यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब इस केस में ये आपका केस 3 कभी आएगा ही नहीं, और जब ये केस 3 कभी आएगा ही नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा।